अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप तक और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारा कंक्लूजन था वो ये था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो उस चेंज की वजह से जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होना है इसका मैग्नीट्यूड फैराडेज लॉ बताता है। और उसके बाद ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये राइज देती है, ये इंड्यूस करती है एक करंट को ड्राइव करती है। और वो जो करंट होता है जो ड्राइव करता है उसकी डायरेक्शन हम लेंज लॉ से फाइंड करते हैं। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी होगी? ऑलवेज अपोज करेगी उस चेंज को जो उसको कॉज कर रही। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में राइज आ रहा है तो वो उस राइज को अपोज करेगा, करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि उस राइज को स्टॉप कर सके। और अगर डिक्रीज आ रहा है तो करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो कोशिश करेगा कि इस डिक्रीज को वो अपोज कर सके। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में आपके पास चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इंड्यूस एक करंट को ड्राइव करेगा। अब बेटा कैम्ब्रिज में जब आप इसके आंसर्स लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उस पैटर्न से अगर आप चलेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन हो, जो भी सिचुएशन एग्जामिनर ने दी है, ये अमूमन 4 मार्क के कमेंट होते हैं, 3 to 4 मार्क के, समटाइम्स 5 मार्क्स भी होते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जामिनर को ये बताएं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उस लिंकेज में, फ्लक्स लिंकेज में, ये फ्लक्स में चेंज आ रही है, कैसे आ रही है, उसका कॉज बताएं, कैसे आ रही है। अब उस जो फ्लक्स का चेंज है उसकी वजह से फेराडेज ने क्या कहा? फेराडेज ने कहा कि ये एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एक करंट इंड्यूस होगा जो क्या करेगा? वो अपोज करेगा जो उस चेंज को। ठीक है। अब वहां पर यहां पर फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ये जो स्टेप 4 होता है ये क्वेश्चन के साथ फिर चेंज होता है, सिचुएशन के साथ साथ फिर चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं आपको, फिलहाल हम इसको सोचते हैं कि इस क्वेश्चन से हट के सोच रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है दैट इज मूविंग क्लोजर टू दिस कॉइल। तो कॉइल इस मैग्नेट के कॉइल क्या कर रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है। जैसे जैसे मैग्नेट करीब आएगा तो दिस कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर आप इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को सोचेंगे तो ये क्या करेगी? एक करंट ड्राइव करेगी। अब बेटा करंट देखो, यहां से ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन रहा होगा इसको अपोज करने के लिए, रोकने के लिए। तो जिस सोर्स से ये मैग्नेट मूव कर रहा है, जैसे फर्ज करते हैं मैं इस मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, तो मुझे ये जो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ से जो रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो जो मैं वर्क करूंगा वो यहाँ पर जो चार्ज ड्राइव करेगा उस चार्ज की एनर्जी होगी। दिस इज हाउ लेंज लॉ होल्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। दोबारा से सोचें, दिस मैग्नेट इज मूविंग क्लोजर, ये इसके करीब जा रहा है, तो यहाँ से ये जो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस तरह से कि वो इसको स्टॉप करना चाहेगा, इस मैग्नेट की मोशन को। हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, हम पुश करेंगे इस मैग्नेट को, इस रिपल्जन को ओवरकम करेंगे। तो इस रिपल्जन को ओवरकम करने पे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क यहाँ पे एनर्जी के तौर पे, ये जो चार्ज यहाँ पे ड्राइव कर रहा होगा उसको मिल जाएगा, उसको वो एनर्जी मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो है इज अप्लाइड इन लेंज लॉ। तो अगर किसी के जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। अब बेटा इस सवाल की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये एक ट्रेडिशनल ए लेवल्स क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास एक सोलेनॉइड है, is connected in series with a resistor as shown in figure 7.1.
एज द मैग्नेट इज, ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है. As the magnet is being moved into the solenoid, the thermal energy is transferred in the resistor. Use laws of electromagnetic induction to explain the origin of this thermal energy. तो ये थर्मल एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसका ओरिजिन आपको बताना है. अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आ रहा है. तो आपने क्या कहा, आपने कहा द सोलेनॉइड कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ मूविंग मैग्नेट. ठीक है, ये आपने सबसे पहले कॉज बता दिया. नेक्स्ट फेज में आपने एग्जामिनर को बताया कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कट करने से क्या होता है. दिस कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनॉइड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज को यूज करते, तो इसलिए उनका रेफरेंस देना जरूरी है. तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गई. अब उसके बाद लेंज लॉ यानी करंट इंड्यूस का बताएं. तो दिस गिव्स राइज टू एन इंड्यूस्ड करंट दैट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस मोशन ऑफ द मैग्नेट. Thus work is done to move magnet in the solenoid, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था. उसके बाद बेटा the induced current causes heating effect in the resistor. आपको पता है करंट जब रेजिस्टर में से पास करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. पीडी की डेफिनेशन एएस से याद करें तो हमारे पास था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में से, तो जो करंट के पास एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल में, यानी रेजिस्टर के अंदर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर का राइज नजर आ रहा है यहाँ. ये समझे जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई है. अब आप जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो आपने बेसिकली इन 4 स्टेप्स को सोचना है. ये 3 स्टेप तो हर जगह कॉमन होंगे. फिर ये जो लास्ट स्टेप है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका आंसर फिर आपने लिंक करना है इन 3 स्टेप्स के साथ. ये 4 से 5 मार्क का कमेंट जो होता है वो इस तरह से बेटा इसका डिजाइन होता है. ठीक है, तो दोबारा से सोचते हैं. ये मैग्नेट इसके करीब जा रहा है, तो मैग्नेट की मोशन की वजह से ये कॉइल क्या कर रही है, ये कॉइल इसके फ्लक्स को कट कर रही है. देखिए ना, फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी. दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड विल गिव राइज टू द इंड्यूस्ड करंट. ये करंट ड्राइव करेगी. वो करंट जो है क्या करेगा, इसको जो भी चेंज आ रही है वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो करंट के जो चेंज आ रही है वो उसको अपोज कर सके. उस अपोजिशन को ओवरकम करने पे एक वर्क करना पड़ता है. ठीक है, एंड दैट वर्क जो है बेसिकली जो होता है वो इंड्यूस करंट की एनर्जी होती है. समझे, तो दिस करंट व्हेन पासेस थ्रू दिस गिव्स राइज टू हीटिंग इफेक्ट इन रेजिस्टर. कोई मसला बेटा इसमें? चलें, दैट्स गुड. अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सजेस्ट an explanation for each of the following observation. An air cooled solenoid is connected in series with a battery. ये बैटरी है, इस बैटरी की वजह से इसके अंदर ये डीसी डायरेक्ट करंट है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो कैसी होगी बेटा, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी. ठीक है, इन सीरीज विद अ बैटरी एज शोन इन फिगर 6.2. As an iron core is inserted into the solenoid, ये iron core को इसके अंदर insert कर रहे हैं, and EMF that opposes the EMF of the battery is induced in the solenoid. तो बेसिकली आयरन कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और लेंज लॉ वाली अपोजिशन की बात कर रहे हैं. अब देखें इसको, मैंने यहाँ पे इसका आंसर क्या डिजाइन किया. आयरन कोर जो है, ये आयरन कोर जैसे ही बेटा इसके करीब जाएगा तो आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा बेसिकली.
आयरन कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सोलेनॉइड। जैसे जैसे बेटा ये इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइज आएगा, इंक्रीज आएगी, यानी चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉज बताना है कि फ्लक्स का चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आयरन कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सोलेनॉइड, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये क्या करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का चेंज लाएगा फॉर द सोलेनॉइड। ठीक है, बाय Faraday's law an EMF is induced in the solenoid। जैसे ही बेटा ये इसके अंदर इंसर्ट किया तो यहाँ पर जो आपके पास सोलेनॉइड है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा, क्योंकि इसकी अपनी करंट की मैग्नेटिक फील्ड है। फिर आयरन कोर इसमें जैसे ही जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक राइज आएगा। तो कॉइल के जो सोलेनॉइड है इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फेराडेज एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। एंड दिस ईएमएफ इंड्यूस बाय लेंज लॉ जो करंट ड्राइव करेगी वो करंट क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो दिस EMF is induced in the solenoid by Lenz's law, the induced EMF will oppose the battery's EMF। अब दो EMF आ जाएंगे, एक इसके इंसर्ट करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस होगी, दूसरा ये करंट भी यहाँ से ड्राइव कर रहा है, तो दो इसके अंदर दो करंट ड्राइव होना शुरू हो जाएंगे। एक बेटा ये बैटरी का करंट होगा और एक इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कि भाई हमारे पास यहाँ पर देखे कोई बैटरी की सोर्स नहीं है। जब भी किसी चाहे वो बेटा उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन अगर उस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ ऐसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। मेरे ख्याल से ये मेरा मैसेज कन्वे हो गया। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन थी ये वाली। तो जैसे ही आयरन कोर इसमें इंसर्ट होगा तो आयरन कोर गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दैट इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का चेंज आएगा और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड बाय लेंज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो अपोज करेगा। तो यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो क्या करती है, वो अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी, अब इस केस में यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी का ईएमएफ है, तो ये उसको अपोज करेगी। ठीक है, ये आयरन कोर इसके अंदर चला गया भाई, बाहर नहीं है, ये इंसर्ट किया। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, जो वो नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड वट एवर जो भी टाइम है जिसमें इसको इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? Now the next question. A small coil of wire is situated in a non-uniform magnetic field। यहाँ पे ये non-uniform magnetic field है as shown in figure 10.1। The coil consists of 40 turns। This coil consists of 40 turns। इसके 40 turns है बेटा। And moves with a constant speed in a straight line। The coil has displacement x from a fixed point P। तो बेटा ये जो fixed point है P, इस फिक्स पॉइंट पी से ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। अब जैसे जैसे ये आगे मूव करेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ याद रखें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म में कोई कंडक्टर मूव करेगा तो उस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। रिमेंबर दैट। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे। अब ये कह रहा है द वेरिएशन विद एक्स ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन द कॉइल इज शोन इन फिगर 10.1। तो ये 10.1 में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इसने यहाँ पे शो किया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है। तो ये जैसे जैसे ये एक्स बढ़ रहा है, जब जीरो है यानी इस पॉइंट पी पे है जब ये, तो उस वक्त बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स 5 वेबर है। और जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक दफा डिक्रीज करता है, फिर ये इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये इसका कुछ यहाँ पे इसने ग्राफ शो किया है।
The coil is moved at constant speed between point P and the point where x is 3 centimeter. तो he is asking for this distance. ये 3 सेंटीमीटर, ये इसकी बात कर रहा है, इस ग्राफ की पोर्शन की। ठीक है, तो कैलकुलेट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का चेंज हमने फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का चेंज अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी हम डेल्टा फाइव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये बनेगा n इंटू फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 3 पे इस जगह पे जो होगा वो फाइनल वाला फ्लक्स होगा, और यहाँ पे जो आपके पास है, यानी मैं इसको ग्राफ पे शो करता हूँ, 1 मिनट। ये आपके पास जो है, ये 3 सेंटीमीटर पे ये जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज फाइनल फ्लक्स। ठीक है, और ये जो 0 पे फ्लक्स आ रहा है दैट इज इनिशियल फ्लक्स। तो ये फाइनल और इनिशियल फ्लक्स आ गए। नंबर ऑफ टर्न्स इसने हमें बताया हुए, ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 40 है। तो बेटा आप लोग क्या फ्लक्स का चेंज मुझे फाइंड करके बता सकते हैं कितना आ रहा है चेंज? एटी। अच्छा बेटा अभी देखते हैं। अच्छा, आपने 10 पावर -6 कंसीडर नहीं किया मूसा, यहाँ पे 10 पावर -6 भी है बेटा। तो ये बनेगा 80 इंटू 10 पावर -6 वेबर। नो प्रॉब्लम बेटा। तो ये आपके पास फ्लक्स का चेंज आ गया बेटा। तो दैट इज 80 इंटू 10 पावर-5, सॉरी 8 इंटू 10 पावर-5, या 80 इंटू 10 पावर-6 वेबर्स। ये फ्लक्स का चेंज आ गया when this coil is moving from 0 to a distance of 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है वो है 80 इंटू 10 पावर-6। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है कि the EMF induced in the coil is 5 into 10 पावर-4 volt. Determine the speed of the coil. आपको स्पीड ऑफ द कॉइल फाइंड करनी है। अब कॉइल जो है यहाँ पर मूव कर रही है इस स्पेस में। तो जब कॉइल मूव कर रही है तो कॉइल के पास ये वेलोसिटी है इसकी, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को कवर करने पे इसने कुछ टाइम कंज्यूम किया। अब स्पीड के लिए हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस तो 3 सेंटीमीटर है, ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें, ये रहा 3 सेंटीमीटर। अब टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए मैंने ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला यूज किया, जो फेराडेज की इक्वेशन है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स और डेल्टा फाई की प्रोडक्ट यानी फ्लक्स का चेंज, ये हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके। दैट वाज 8 इंटू 10 पावर-5। डेल्टा टी हमें पता नहीं है ये फ्लक्स का चेंज कितने टाइम में आ रहा है। जितनी देर के लिए ये मूव करेगा उतना ये टाइम होगा। ईएमएफ इंड्यूस इसने अलबत्ता हमें बताया हुआ है 5 इंटू 10 पावर-4। तो ये 5 इंटू 10 पावर-4 इधर आ गया, डेल्टा टी यहाँ चला गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये कितने सेकंड के लिए मूव किया इसने, 0.16 सेकंड्स के लिए। अब बेटा हमने यहाँ पे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और टाइम आ गया 0.16। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई 0.19 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक चीज और है यहाँ पर, आपको मैं जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसकी जो इक्वेशन है वो होती है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसमें ये जो माइनस साइन है ये लेंस लॉ के लिए है, अपोजिशन शो करने के लिए, और फेराडेज जो लॉ है
वो हमारे पास बनता है n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास फेराडेज लॉ बनता है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन अमूमन जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस है। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं आपको ये एक चीज समझाऊं। अभी हमने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज माइनस फ्लक्स लिंकेज का चेंज, यानी एन डी फाई अपॉन डी टी। यानी अगर आपके पास ये फ्लक्स का और टाइम का ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो डी फाई, यानी राइज अपॉन रन, तो डी फाई अपॉन डी टी बनेगा। तो इसका मतलब ये डी फाई अपॉन डी टी का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जैसे बेटा अगर हम यहाँ पर देखें ये एन कांस्टेंट है, इसको यूजुअली हम कंसीडर नहीं करते। ये माइनस साइन आ रहा है और ग्रेडियंट ऑफ फाई टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू फ्लक्स। अब ये ग्राफ है, यहाँ पर देखो ये राइज कर रहा है, ये ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो और ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो बेटा यहाँ पर देखो कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस हुई, लेकिन ये नेगेटिव है, ये माइनस ई जो है ये इंड्यूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर ड्यूरिंग दिस, यानी कि मैं इसको लेबल कर लेता हूँ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई है, तो ए से बी तक पॉजिटिव ग्रेडियंट था और कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस हुई। बी टू सी द ग्रेडियंट इज जीरो, तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस जीरो है। उसके बाद सी टू डी, तो सी टू डी में यहाँ पर देखें ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे स्पैन के अंदर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है, राइज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ईएमएफ नेगेटिव आ गई। मतलब जो भी ग्रेडियंट है उसको माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, ये ग्राफ इसके जब इंडक्शन के बनाएंगे तो आपने इसी कॉन्सेप्ट को सोचना है। तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है, हाँ ये रहा। अब बेटा अगर ये हमारे पास फ्लक्स है, फर्ज करते हैं ये फ्लक्स है, अब इस फ्लक्स का अगर आप देखें तो ये साइन का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ बन रहा है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, माइनस कॉस में, अगर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस कॉस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये देखें। ठीक है, और अगर कॉस का होगा तो आपके पास, सॉरी साइन को मैंने यहां से स्टार्ट किया है, तो बहरहाल साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, मुख्तसर बात ये है। तो ये आगे कोई ये इसकी, ये यहाँ पे आ गया, यस। अब ये इसका फ्लक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ का on figure 10.3 sketch the variation with x of the EMF induced in the coil for values of x from 0 to 6 सेकेंड। तो जो आपके पास यहाँ पर फ्लक्स का चेंज आ रहा है, ये इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट सोचें तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव और साथ में कांस्टेंट है, तो ये आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड पॉजिटिव आ गई। उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये आपके पास ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव है। तो अब बेटा पॉजिटिव है लेकिन ये पहले वाले से ज्यादा स्टीप है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी। तो बेटा ये आपके पास ग्रेडियंट पॉजिटिव था तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नेगेटिव हो गई, और उससे ज्यादा स्टीप है, ज्यादा वैल्यू होगी इसकी, ग्रेडियंट ज्यादा है इसका। तो जो ग्रेडियंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो ग्रेडियंट है दैट इज, ग्रेडियंट जो है वो आपके पास फ्लक्स टाइम ग्राफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। ये बात समझे भाई आप लोग? अच्छा चले पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आ गया। A coil of insulated wire is wound on a copper core
एज इलिस्ट्रेटेड। ये कॉपर कोर है, इसके ऊपर वायर को वाइंड किया, ये ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया होगा। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह से है, ये करंट है। इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इसके साथ वो भी ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका शेप भी ऐसे होगा। मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होंगे सब, लेकिन शेप यही होगा, यानी साइन के ग्राफ बने के। ठीक है। एन ऑल्टरनेटिंग current is passed through the coil. The heating effect of the current in the coil is negligible. Explain why the temperature of the core rises. जो इसके अंदर कोर है इसका टेम्परेचर क्यों राइज कर रहा है। अब बेटा जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे, यहां पर देखें तो दिस इज पॉइंट 1 एंड 2। 1 से 2 में करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। फिर बेटा 2 to 3 देखें तो करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है। फिर इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, फिर करंट कम होगा, फ्लक्स कम होगा। तो इसका मतलब आप एक साइकिल को सोचें तो इस एक साइकिल में कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी ऐसी 50 वेव्स एक सेकंड में बनेंगी। तो इसका मतलब जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेंगे इस कॉइल को, तो इस कॉइल की सराउंडिंग में कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से कॉपर कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। अब कॉपर कोर में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस, कॉपर कोर तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे ही कॉपर कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर बेटा क्या करेगा, लेंज लॉ के मुताबिक, बल्कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, जिसको आप कौन सा करंट कहते हैं, इसको कहते हैं एडीज करंट, इसको कहते हैं एडीज करंट, एडीज इफेक्ट भी कहते हैं वैसे इस हीटिंग इफेक्ट को। तो ये एडीज करंट यहाँ पे जो है इंड्यूस होगा। दोबारा सोचें, हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फॉर द कॉपर कोर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, उसका चेंज आया तो कॉपर कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से एक करंट फ्लो करेगा जो कि एडीज करंट है। ये करंट राइज देगा किस चीज को, हीटिंग इफेक्ट को, क्योंकि करंट जब फ्लो करेगा इस कॉपर कोर में तो ये कॉपर कोर उसको रेजिस्टेंस देगा। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। ऐसे ही कुछ बेटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। द ऑल्टरनेटिंग द एसी कॉजेज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉपर कोर टू कंटिन्यूसली चेंज। दिस इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कोर अकॉर्डिंग टू Faraday's. An induced current formed in the core gives rise to heating effect. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें भले अपोजिशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा वो, ना ही कोई और चीज है। तो ये करंट की वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट की कमेंट जब करेंगे तो इंडक्शन इस तरह से लिखी जाती है जो मैंने अभी आपको बताई है। बस देखिए, आप अगर गौर करें तो हर जगह पे तीन बातें तो सेम आ रही हैं। फ्लक्स का चेंज आ रहा है, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस फेराडेज आ रहा है, फिर लेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये तीन बातें होंगी, उसके बाद चौथी बात उस सवाल के हिसाब से लिखी जाएगी। उसके बाद बेटा ये है, टू hollow tubes of equal length hang vertically as shown in figure 10.2. ये आपके पास मैग्नेट ए है, ये प्लास्टिक की ट्यूब है। इस मैग्नेट को यहाँ से फॉल कराया तो इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेट यहाँ से फॉल करेगा और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इसका वेट लग रहा है एम जी, और इसकी जो नेट फोर्स है वो एम ए है। दोनों को इक्वेट किया, एम और एम कैंसिल आउट हो गए तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल आ गई। अब बेटा ये दूसरा वाला सीन देखें, ये एल्युमिनियम की ट्यूब है, ये कंडक्टर है। अब ये जैसे ही मैग्नेट को यहाँ से फॉल कराएंगे तो ये जो एल्युमिनियम की जो ये कॉइल है ये इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा तो इस एल्युमिनियम ट्यूब के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा।
ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बेटा क्या करेगा, ये करंट को ड्राइव करेगा। वो जो इंड्यूस करंट इससे ड्राइव होगा वो इस तरह से फ्लो करेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा है, इस चेंज को वो अपोज कर सके। तो इसका मतलब अगर ये मैग्नेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो करंट इस एल्युमिनियम ट्यूब में ऐसे फॉर्म करेगा कि वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि जो इसको मैग्नेट को क्या करे, रिपेल करे, इसको रोके। इसके ये देखो, ये नीचे फॉल कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट जैसे जैसे नीचे जाएगा, भाई अब इसके ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस है। एक फोर्स ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है और एक वेट नीचे। अब इसकी जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, तो हमने वेट में से एम जी माइनस कर दिया मैग्नेटिक फोर्स को, एम जी माइनस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी नेट फोर्स आ जाएगी। तो बेटा अब यहाँ पर जैसे जैसे ये करीब आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, तो जो इसकी नेट फोर्स है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। एक बात। दूसरे नंबर पे आप सोचें कि ये जो नेट फोर्स है इस केस में, दैट नेट फोर्स वी नो दैट इज प्रोपोर्शनल विद एक्सेलरेशन। तो इस नेट फोर्स में से जो वेट में से ये मैग्नेटिक फोर्स माइनस हो रही है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था इस मैग्नेट का। अब इसमें अपोजिंग फोर्स भी लग रही है विच इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो ग्रेविटी से कम होना चाहिए, जी से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फर्ज करते हैं बेटा, इसका वेट है फर्ज करते हैं 2 न्यूटन, इस पे अपोजिंग फोर्स जो लग रही है वो फर्ज करते हैं 0.5 न्यूटन की लग रही है। अब नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है, 1.5 न्यूटन। और ऐसे ही यही 2 न्यूटन का मैग्नेट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इस पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन, ये अपोजिंग फोर्स ज्यादा है 2 न्यूटन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स, वो 2 न्यूटन है, यहाँ पे 1.5 न्यूटन है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कम है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे ये मैग्नेट यहाँ से बाहर आने लगेगा, तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब जब ये डिक्रीज करेगा, तो ये वाला एंड क्या करेगा, इसको इसके अंदर फ्लक्स का चेंज ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। और वो जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो इस मैग्नेट को क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी, ताकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज ना आए, चेंज ना आए, ये इसको रोकेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो आपके पास ग्रेविटी से कम होगी। तो ये इसकी मोशन है। ये बेटा अब इसी से रिलेटेड अब मैंने समझा दिया है, सवाल समझना अब आसान हो जाएगा। तो one tube is made of plastic and the other of aluminum. Two small similar bar magnets A and B are held above the tubes and then released simultaneously. The magnet do not touch the sides of the tubes. Explain why magnet B takes much longer than magnet A to fall through the tube. तो ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ये बहुत कम टाइम लेगा, इसका रीजन बताना है, ये मैं आपको भी समझा चुका हूँ। तो as the magnet falls, the aluminum tube cuts magnetic flux of bar magnet B. This causes an EMF to be induced in the aluminum tube. According to Lenz's law, the induced current formed in the tube will produce a magnetic field that opposes motion of the magnet. So magnet B has an acceleration less than g, while magnet A acceleration is equal to g. तो ये वजह है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम है, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए मैग्नेट बी का एक्सेलरेशन कम है, तो वो मैग्नेट बी वुड टेक मोर टाइम। ठीक है, इसमें कोई मसला है भाई तो प्लीज बताइए। इसमें आपके पास ये मैग्नेट जो है, ये एक बात की समझ लें कि ये जब मैग्नेट इसके करीब जाएगा, तो ये जो एल्युमिनियम कोर है इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में कट करेगा, ये एल्युमिनियम कोर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा। इसकी वजह से एल्युमिनियम को, इस एल्युमिनियम ट्यूब के अंदर जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट को राइज देगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। वो जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा है उसको अपोज कर सके, यानी यहाँ पर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो इस फॉलिंग मैग्नेट को रोक सके। इसके लिए रिपल्सिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है,
इसकी वजह से बेटा जो ये मैग्नेट बी है इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, ए की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा जिस मैग्नेट की एक्सेलरेशन कम है उसका टाइम जो होगा इस ट्यूब को क्रॉस करने का वो ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई मैग्नेट बी टेक्स मोर टाइम, क्योंकि उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम है। कोई प्रॉब्लम इसमें भाई? तो प्लीज मुझे बताइए। मूसा भाई समझ में आ गई बात? तो ये ट्रेडिशनली आपने देखा ये एक जैसे सवाल ही है। ये बजाहिर लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले फ्लक्स का चेंज का कॉज बताओ, फिर फैराडेज लॉ बताओ, फिर लेंज लॉ बताओ, आखिर में फिर उसका कमेंट है। यानी अगर 4 मार्क है तो आप 3 मार्क तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यूजुअली अब देखेंगे 5 मार्क का था, इस 5 मार्क के अंदर एक कंपैरिजन स्टेटमेंट देनी थी, एक की ज्यादा एक की कम है। ठीक है, सही है बेटा। तो अब इस क्लास को मैं यही एंड कर रहा हूँ, कल फिर इसके फर्दर 2-3 और सवाल हैं। कल हम डैम्पिंग के ऊपर काम करेंगे, डैम्पिंग का जो इफेक्ट है, यानी ऑसिलेशन के ऐसे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेट करते हैं, कल हम वो सॉल्व करेंगे। तो हम डैम्पिंग का इफेक्ट देखेंगे। तो अब बेटा इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।